जी हां, नीतीश, चिराग, मांझी और अजीत पवार ने मोदी को दे दी फिर से नई टेंशन। मोदी शाह के लिए अब दिल्ली रह जाएगा सिर्फ सपना। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि वो नीतीश कुमार जो ऐलान कर चुके थे कि एनडीए के साथ ही हम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे एनडीए को नुकसान हो, मगर अब उन्होंने मोदी को और मोदी सरकार को नई टेंशन दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार में एनडीए के कारण, मोदी और शाह के कारण असहज नीतीश ने अब बदला लेने के लिए अपने साथ अजीत पवार और दूसरे एनडीए के सहयोगी दलों को भी मिला लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली अब मोदी के लिए, शाह के लिए सिर्फ सपना रह जाने भर की बात कही जा रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार, मोदी और शाह एक ऐसी नई टेंशन में आ गए जिसके कारण उनका धरा धराया, बना बनाया सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हुआ कुछ ऐसा है। बीते गुजरे एक महीने से जिस तरीके से बिहार को लेकर के आप रोजाना खबरें सुनते और देखते आए हैं, केंद्र की मोदी सरकार को गिरने को लेकर के, नए समीकरण बनने को लेकर के रोजाना नई नई तरह की खबरें देखते और सुनते हुए आ रहे हैं, मगर इस बीच में वाकई एक नई टेंशन मोदी और शाह को नीतीश कुमार ने दे दी। और नीतीश कुमार के साथ में क्या जीतन राम मांझी भी हैं, क्या चिराग पासवान भी हैं, अजीत पवार तो हैं ही हैं, एनडीए के एक सहयोगी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर तो हैं ही हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यह है कि मोदी और शाह प्लान बना करके चल रहे थे कि 1998 से लेकर के अब तक, यानी कि बीते 26 वर्षों में जो बीजेपी नहीं कर सकी थी दिल्ली में, वो करने चले थे। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दोस्तों, आप देखें, एक एक नए अंदाज में एक एक तरह के ऐड, टीवी, अखबार, डिजिटल मीडिया, रेडियो, हर जगह चल रहा है। बदल के रहेंगे, अब की बार बदल के रहेंगे, अलग अलग तरह के नारे खूब लग रहे हैं। मगर इस बीच में नीतीश ने ऐसा झटका दिया कि लग रहा कि मोदी और शाह का यह सपना रह जाएगा, और इस बार तो और बुरी तरीके से धराशायी होगी। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव, जिसमें नीतीश कुमार ने अकेले दम पर एनडीए से हट करके बीजेपी के सामने अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। अब आप देखें कि वो दिल्ली जहां पर पूर्वांचलियों की अच्छी खासी तादाद है, बिहार के लोगों की अच्छी खासी तादाद है, और पूर्वांचल एक मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, बीजेपी उसे एक मुद्दे के तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। मगर इस बीच में जिस अंदाज में, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को लेकर के मोदी और शाह को झटका दिया है, माना जा रहा है कि मोदी और शाह के हाथों से, उनके पैरों तले से सियासी जमीन न सिर्फ खिंच जाएगी, बल्कि बीजेपी का बुरा हश्र होगा। क्योंकि नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। करीब 27 ऐसी सीटें हैं जिस पर पूर्वांचलियों का प्रभाव होता है। दोस्तों, यानी कि करीब जो 36 जादवी आंकड़ा है सरकार बनाने का, उसमें से 27 सीटें अगर पूर्वांचलियों के प्रभाव की हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े का आधा, तो फिर आप सोच सकते हैं बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी ने टिकट देने से इनकार किया, नीतीश कुमार ने अकेले लड़ने का फैसला ले लिया। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी टिकट देने से इनकार किया, तो ऐसे में वो भी अब प्लानिंग कर रहे हैं दिल्ली में उतरने के लिए। दोस्तों, तो अब सोचते हैं कि अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं बीजेपी के प्रत्याशी के सामने, स्थिति क्या होगी। वो पूर्वांचल का वोट कटेगा, वो पूर्वांचली वोट जिस पर प्रभाव माना जाता है मनोज तिवारी से लेकर के कुछ दूसरे भोजपुरी नेताओं का। अब ऐसे में नीतीश का प्रभाव क्या होगा, और मांझी और इस बीच में चिराग पासवान भी आ गए, तो फिर क्या हश्र होगा बीजेपी का। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा लगभग सबने कर दी है, कुछ बाकी है। मगर इन घोषणाओं के बीच में जो सबसे बड़ा फैक्टर रखा गया ध्यान में, वो पूर्वांचल और पूर्वांचल के मतदाताओं की संख्या। दिल्ली में करीब 15 से लेकर 27 ऐसी सीटें जहां पर बिहार और पूर्वांचल के वोटों का दबदबा है। एनडीए में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों के उतारने का ऐलान किया है, तैयारी कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि इन 27 या 15 सीटों में से कई पर हार जीत का अंतर पूर्वांचल और बिहार के मतदाता ही तय करते हैं, वहां पर बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान होगा।
जिन सीटों पर पूर्वांचल और बिहार के मतदाताओं की संख्या अच्छी है, उन सीटों में से कुछ सीटों का नाम मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें दिल्ली की बुराड़ी है, करावल नगर है, सीमापुरी है, पड़पड़गंज है, लक्ष्मी नगर है, बादली है, किराड़ी है, नागलोई है, विकासपुरी है, द्वारका है, पालम है, मटियाला है, उत्तम नगर है, संगम विहार है, बदरपुर है, देवली है, राजेंद्र नगर है। ये सीटें शामिल हैं और ओखला भी इसमें आती है। आपको बताएं कि पिछले चुनाव में यानी 2020 में 2 सीटों पर नीतीश लड़े थे। आपको बताएं कि पिछले चुनाव यानी कि 2020 में 2 सीटों पर नीतीश लड़े। 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जिस पर जेडीयू का मानना है कि अगर उनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी की तुलना में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये नीतीश का दावा है। जेडीयू की बीजेपी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत अंतिम दौर की थी, खत्म हो गई। हालांकि अभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसमें जेडीयू की कोशिश थी कि इस बार उसके खाते में पिछली बार से ज्यादा यानी कि 2020 के चुनाव से ज्यादा सीटें आए, 2 सीटों के मुकाबले ज्यादा दी जाए। पिछली बार अगर मैं आपको बताऊं 2 सीटें मिली थी, बुराड़ी और संगम विहार, लेकिन जीत जाहिर तौर पर जीत फैक्टर नहीं था। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक जेडीयू की कोशिश है कि कम से कम 6 सीटें मिले बीजेपी से, और बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है, जिसमें वो चाहते थे नीतीश कि बुराड़ी हो, किराड़ी हो, संगम विहार हो और बदरपुर हो, ओखला हो, द्वारका, पालम। ये वो तमाम विधानसभा सीटें हैं जहां पर बिहारी और पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या दिल्ली के बाकी विधानसभाओं की तुलना में ज्यादा है। जेडीयू का मानना है कि अगर उसके खाते में सीटें आती हैं तो बिहार और पूर्वांचल के मतदाताओं को ज्यादा बेहतर तरीके से अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश की नजर इन सीटों पर क्यों है। पहली सीट बुराड़ी है। आप समीकरण देख लीजिए। दिल्ली की उत्तर पूर्व लोकसभा सीट का यह हिस्सा है। इसमें इस सीट पर दर्जनों अधिकृत और अनाधिकृत कॉलोनियां भी हैं। यह भी एक फैक्टर है। मुख्य तौर पर पूर्वांचल के लोगों की संख्या यहां पर काफी ज्यादा है। पूर्वांचल और बिहारी मतदाताओं की बड़ी संख्या यहां पर चुनावी नतीजे को खासा प्रभावित करती है। दोस्तों, दूसरी सीट किराड़ी विधानसभा। किराड़ी में दर्जनों अनधिकृत कॉलोनियां और 3 गांव हैं। यह क्षेत्र दिल्ली के उस क्षेत्र में शामिल है जहां पर शुरुआत में बड़ी संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आकर के बसे थे। तीसरी सीट ओखला विधानसभा। जेडीयू का मानना है कि अगर वो ओखला सीट पर उम्मीदवार उतारती है तो प्रदर्शन बीजेपी की तुलना में काफी बेहतर होगा, क्योंकि ओखला सीट पर बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। करीब 55% ओखला सीट पर मुस्लिम मतदाता है और नीतीश को ऐसा लगता है कि मुस्लिम मतदाता बिहार में उसे वोट करते हैं, ओखला सीट पर भी कर सकते हैं जहां पर बीजेपी का अपना कोर वोटर है, और जेडीयू के जरिए मुस्लिम मतदाता आया तो वहां पर सीट निकल सकती है, क्योंकि वहां का समीकरण ये बताया जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान, जो कि तीसरी बार चुनावी मैदान में है, वो उनके प्रति नाराजगी है लोगों में, और ऐसे में बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है। जेडीयू मानती है कि नीतीश कुमार के नाम पर मुस्लिम मतदाता साथ खड़े हैं। जेडीयू ओखला जैसी विधानसभा सीट पर अपना असर छोड़ सकती है। चौथी सीट है द्वारका। द्वारका सीट पर पिछले कुछ वर्षों में वोटरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस सीट पर बिहार और पूर्वांचल के वोटर्स बड़ी संख्या में हैं, हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बिहार और पूर्वांचल के वोटर की संख्या 30% से ज्यादा है। दोस्तों, अब सोचिए, जो किसी भी उम्मीदवार की हार जीत को एक बड़ा अंतर उसमें पैदा करते हैं। 5वीं सीट बदरपुर विधानसभा। इस पर पूर्वांचल और बिहार के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। कोरोना के दौरान बिहार और पूर्वांचल के लोग दिल्ली से बाहर जा रहे थे, तो बिहार सरकार ने दिल्ली के बदरपुर इलाके में राहत आपदा केंद्र बिहार और पूर्वांचल के लोगों की मदद भी की थी बना करके। और 6ठी सीट है संगम विहार। पालम विधानसभा। इन दोनों विधानसभा सीटों पर बिहार और पूर्वांचलियों से आने वाले मतदाताओं की संख्या काफी बेहतर है। इस वजह से बिहार से आने वाले राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि वो इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकें, क्योंकि इन सीटों पर अगर वो अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो उनके जीतने की संभावना बीजेपी के मुकाबले में ज्यादा है। दोस्तों, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम समीकरणों को, इन तमाम चीजों को धता बताते हुए, हाशिए पर रखते हुए अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया, ऐसा कहा जा रहा है। अब ऐसे में नीतीश अगर अपने प्रत्याशी इन सीटों पर उतारते हैं तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को होगा। और ऐसे में
बिहार और दिल्ली केंद्र की सरकार गिरने गिराने बनने बनाने क्या कुछ समीकरण, उन तमाम चीजों के बीच में नया झटका मोदी सरकार को लग गया। नया झटका अमित शाह और मोदी को लग गया। नई टेंशन नीतीश कुमार ने मांझी और अजीत पवार का मैं जिक्र करना भूल गया। अजीत पवार तो पहले ही अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। वो अजीत पवार जो एनडीए का हिस्सा है महाराष्ट्र सरकार में। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब ऐसी स्थिति बीजेपी के लिए उत्पन्न हो रही कि बीजेपी को फिर से अगले 2 दशक का ऐसा लगता है इंतजार करना पड़ेगा दिल्ली में सत्ता में आने के लिए दोस्तों। इसीलिए हमने लिखा नीतीश ने दे दी मोदी शाह को एक नई टेंशन। और ऐसे में क्या बीजेपी अपना फैसला बदलेगी? क्या बीजेपी दबेगी यहां नीतीश कुमार से? क्या बीजेपी झुकेगी नीतीश के सामने? मोदी और शाह झुकेंगे? क्योंकि फैसला यह है कि सीट नहीं देना है। अगर देते हैं तो झुकना होगा, नहीं देते हैं तो नीतीश डेंट लगाने जा रहे हैं। ठीक वैसे जैसे बिहार और केंद्र की सरकार को लेकर के बड़ा डेंट लगाने के बारे में नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को झटका देने जा रहे हैं। फिलहाल आगे क्या होता है इंतजार करना होगा दोस्तों, लेकिन आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते हैं, सराहते हैं, आप सबसे अपील हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, हमारे चैनल के मेंबर बने, और ताकि निडर, बेबाक, निष्पक्ष पत्रकारिता की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया।